हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छी होंगी। तो दोस्तों, जो हमने महामैराथन चल रही है हमारी ये विलियम शेक्सपियर की, तो इसका पार्ट 1 मैंने कराया। उसमें हमने 20 क्वेश्चंस करे और कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो गया था। कुछ हमारे साथियों ने कमेंट किया था कि बोर हो रहा है, तो बोर नहीं होना है यार, बस थोड़ा-थोड़ा स्लो पढ़ लो कि हाँ, जैसे बुलेट पॉइंट्स में बता रहा हूँ। वैसे ये जो वीडियो है, जो पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन के लिए हैं, ठीक है? लेकिन जो थोड़े नए बंदे हैं, थोड़ा उनको दिक्कत आएगी वैसे, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो एकदम उनको पढ़ना ही थोड़ा डिटेल हो जाएगा ना? तो टेंशन ना लें, बस इस वीडियो में हम थोड़ा हल्का रखेंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा है, तो एक बार इसको देख ज़रूर लें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उसको नोट कर लिया करें। तो इस वीडियो में अभी हम चलेंगे, लेकिन थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, एक-एक पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है दोस्तों? तो 20 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, तो 21 से आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका अपना पेन ले लेता हूँ। ठीक है भी दोस्तों, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों बिल्कुल। क्वेश्चन 21 है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर इंग्लैंड नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। ठीक है भाई, तो वो कौन सी टर्म्स है? देखिए, वो टर्म्स थे हमारी बार्ड ऑफ एवन। ये किसे बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता था दोस्तों? एवन वैसे एक रिवर का नदी है, रिवर है ये, ठीक है? तो ये शेक्सपियर हैं, इसी को इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता था, इसी को वार्ड ऑफ एवन कहा जाता था, और इन्हीं को द वार्ड भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रहेगी आपको। तो अभी इस तरीके से आप पढ़ लें, और थोड़ा डिटेल जहां क्वेश्चन में मुझे बताने की नीड होगी दोस्तों, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है कि एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन का आंसर बताया, इसका ए, उसका कुछ कारण, उसका रीजन नहीं बताया, तो वो मजा नहीं आता यार। इस तरीके से मुझसे पढ़ाना खैर नहीं आता। बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे जो पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा आता है थोड़ा सा उससे रिलेटिव कुछ और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये जो सेलिब्रेटेड बुक थी वो कौन सी थी? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी। ये एक बुक है दोस्तों, बुक का नाम है, और ये 1904 में आई थी। ये ईयर पूछा गया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है 1904 में आई थी। ये पूछा रहा है ये है किसकी, किस राइटर की है? दोस्तों ये एसी ब्रैडले की है। ठीक है, पहला आंसर आपका टी हो जाता है। एसी ब्रैडले ने एक बुक और लिखी थी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री। ठीक है दोस्तों, ये आई थी 1909 में। ये ईयर भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं टीजीटी में, क्योंकि 4 ही राइटर हैं, तो थोड़ा डीप भी पूछेगा। वैसे मैं तो तैयारी कर पीजीटी की ही कर रहा हूँ, मुझे पीजीटी का ही पेपर देना है, लेकिन मैं आपको टीजीटी का सारा सिलेबस पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, अब जैसे देखिए, ये इम्पोर्टेंट राइटर्स थे ऐसे ब्रैडली, इससे इम्पोर्टेंट बुक्स के दो दो बुक लिखी हुई है इन्होंने, तो दोनों बुक के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और भी लिखे होंगे, फिलहाल ये पूछी आती हैं, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड नहीं करी है ये भी, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर। ठीक है, साइलेक जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में है? ये सारे प्ले किसके हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, बर्फ भी याद रखने आपको, ट्वेल्थ नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक इट है, और कॉमेडी ऑफ एरर्स है। तो ये सारे प्ले किसके हैं दोस्तों? विलियम शेक्सपियर के हैं। तो ये जो कैरेक्टर है साइलॉक, ये हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनेगा दोस्तों कि ये 1596 के आसपास में आया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रख लेंगे यहाँ पर, अगर आप 4-5 बुक लेके पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें 1 साल का या 2 साल का माइनर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1 साल तक का मिल जाता है। 95-96 मिल सकता है, 97 मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो बुक है मैंने देखा है 95-96 के बीच में ही इसका टाइम पीरियड देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक हैं, आपने अपने ऑथर ने मतलब जो अपने हिसाब से मेंशन डेट उसमें करी है कि हाँ थोड़ा सा 6 महीने 1 साल का डिफरेंस उसमें दिखाया है। क्लियर है? अभी देखिए, ये है क्या दोस्तों, अगर हम कहें कि जो विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे हैं, तो उसमें से ये बेस्ट ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल है ये, सबसे बेस्ट। बेस्ट द टेम्पेस्ट भी है, लेकिन उससे बेस्ट ये है ट्रेजी कॉमेडी।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ट्रेजिक कॉमेडी होती क्या है दोस्तों, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, बिल्कुल माइंड में पिक्चर सेट कर दूंगा, बिल्कुल भूल नहीं सकते आप ट्रेजिक कॉमेडी की डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, जैसे आप हम मूवी देखते हैं कोई भी, कोई जैसा आपका मन हुआ यूट्यूब पे कोई भी मूवी देखने लगे, तो कोई भी मूवी है तो उसे मान लीजिए, कोई भी मूवी है, इसकी स्टार्टिंग तो सीरियस हो रही है, इसकी स्टार्टिंग सीरियस होगी, लेकिन उसकी जो एंडिंग है ना वो हैप्पी होगी। स्टार्टिंग उसकी सीरियस होगी, लेकिन उसकी एंडिंग क्या होगी, हैप्पी होगी। तो वो क्या होगी दोस्तों, ट्रेजिक कॉमेडी कहलाती है। ये पूछी आती है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें दोस्तों खाली ट्रेजिडी की, तो ट्रेजिडी क्या होती है और कॉमेडी क्या होती है, इनकी भी डेफिनेशन पूछी आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जो ट्रेजिडी है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसको, इसकी स्टार्टिंग भी सीरियस होती है और इसकी एंडिंग भी सीरियस होती है। सीरियस ही मैटर होगा शुरू से लेकर आखिर तक, स्टार्टिंग भी सीरियस और एंडिंग भी सीरियस, इसलिए ट्रेजेडी होती है। कॉमेडी की स्टार्टिंग भी बिल्कुल ह्यूमरस तरीके से होती है, मजाकिया तरीके से, यानी कि हैप्पी एंडिंग होती है, हैप्पी स्टार्टिंग होती है और हैप्पी ही इसकी एंडिंग होती है कॉमेडी की। ठीक है भाई, हैप्पी ही स्टार्टिंग होगी और हैप्पी ही एंडिंग होगी। यानी कि ऐसी मूवी आपने देखी जैसे गोलमाल मूवी मान लीजिए, तो उसमें स्टार्टिंग में सी हंसी हंसी है एकदम, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग इसकी क्या हो रही है, हैप्पी हो रही है, और उसकी एंडिंग भी हैप्पी होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉमेडी कहते हैं। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा था, ज्यादा डिटेल हो जाएगा वैसे यहाँ पे, तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाना कि सबसे पहली ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की कौन सी है, और दूसरी कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है और उसका टाइटल क्या है। ठीक है, और वो कब आई है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और आपको यहाँ बताना कि फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है। चलो हल्का सा नाम मैं बताता हूँ, फर्स्ट कॉमेडी नाम उसका राल्फ रोस्टर डोस्टर। ठीक है, फर्स्ट कॉमेडी है, ये बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। और जो विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है वो टाइटस एंड्रोनिकस है। टाइटस एंड्रोनिकस, देखिए बोर मत होना है, बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। एंड्रोनिकस, रोनिकस, ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है। लेकिन ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो ब्लैक वर्स में लिखी गई है, तो वो है आपकी गोरबोडक। क्या है दोस्तों, वो गोरबोडक है, जिसका टाइटल क्या आता है, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स आता है। टाइटल पूछा जाता है इसका, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, ये इसका टाइटल होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको रोक के चाहे नोट भी कर सकते हैं अपने, अगर कोई नोट्स बना रहे हो तो कुछ भी ठीक है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो उसको स्टॉप करके ये पॉइंट लिख लेना आप, क्योंकि इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। वो ब्लैंक वर्स को किसने कॉइन किया था, हेनरी होवार्ड, जैसे हम अलोप सरे कहते हैं, अलोप सरे ने इसको कॉइन किया था। और होती क्या है ये, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। ठीक है, तो ये ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स बहुत पूछे आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। यहाँ नहीं लिखाऊंगा, यहाँ ज्यादा हम बोर रहेंगे फिर। तो दोस्तों फिर अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ नाइट की। तो ट्वेल्थ नाइट देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि 1601 में आया, और इसका टाइटल है व्हाट यू विल, व्हाट यू विल, ये इसका टाइटल है। ठीक है, और ये कॉमेडी है दोस्तों। क्या है ये, एक जेनर पूछा जाएगा, जेनर क्या है, तो ये एक क्या है, कॉमेडी है। ये है दोस्तों एक कॉमेडी, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है ना कि कॉमेडी का जेनर क्या, कॉमेडी है, ड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी है। ठीक है, ध्यान है, तो ये कॉमेडी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, इसके बारे में बता रहा था मैं, ये 1596 में आई है और एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग पूछी जाए आपसे कि सेटिंग कहाँ हुई है इसकी, तो ये भी ध्यान रख लेना आप। इसकी सेटिंग हुई है वेनिस में। हमने 12th क्लास में बहुत पढ़ी है, तो ये तो अच्छी तरीके से आपको याद भी होगी। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है वेनिस एंड बेलमोंट, बेलमोंट, क्योंकि देखिए जो इसमें पोर्शिया नाम की जो करेक्टर है वो बेलमोंट की है। जो वेनिस का कौन है, वेनिस का ये हमारा बसानियो है। बसानियो को पोर्शिया से प्यार हो जाता है, तो वो उसको जीतने के लिए जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वेनिस एंड बेलमोंट दोनों जगह इसकी सेटिंग है। और इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है जियो ऑफ माल्टा, द जियो ऑफ माल्टा है। ठीक है, जियो ऑफ माल्टा, ये इसका सोर्स रहा है किसका, मार्लो का। किसका वर्क है ये दोस्तों, मार्लो का वर्क है।
बाई लगा लेने से कैसे बाई मारो, ये इसका सोर्स रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में आई, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, जनर पूछा जाए तो, ठीक है। और सेटिंग पूछी है इसकी वेनिस में हुई है, बेलमोंट में हुई है, और सोर्स इसका द जियो ऑफ माल्टा है, ठीक है। और जो करेक्टर है ना साइलॉक, ये इसी बुक से ड्राइव किया गया है, द जियो ऑफ माल्टा से। क्लियर है? अब चलिए फिलहाल इसका जो हमारी एजुलाई किट है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये 1599 से लेके 1600 के बीच में आई। आराम से पढ़ा रहा हूँ, बोर मत होना। और दोस्तों ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, इसी के बारे में लिखा रहा हूँ थोड़ा। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, पेस्टोरल कॉमेडी। अब आप कहेंगे कि सर पेस्टोरल कॉमेडी क्या होती है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसी कॉमेडी होती है जो एक सेफर्ड को डिनोट करती है, सेफर्ड की लाइफ के बारे में बताती है। सेफर्ड क्या होता है? जो भेड़ बकरियों को चराने वाला वो व्यक्ति होता है, उसे सेफर्ड बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, उसी से रिलेटिव होती है। कॉमेडी ओपेरस आ गया है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ये टोटल 37 जैसे प्ले लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने, उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट है। सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। कॉमेडी तो लिख लिया देखिए यहाँ पे, है ना, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। टोटल 37 प्ले में से पूछे आए तो आपसे। इसमें क्या है दोस्तों, 1787 लाइन्स हैं, ये पूछी जाती है इसलिए लिखा रहा हूँ 1787। इसमें लाइन्स है, लाइन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 14,369 यानी कि 14,369 वर्ड्स। क्लियर है दोस्तों? वर्ड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आई कब थी? 1594 के आसपास में आई थी, 1594-95 का टाइम डाल लेना इसका, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट याद रखना है आपको। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोर बोर मत होना बस यार, थोड़ा मेहनत देखिए करनी पड़ेगी, ये चीज हमें पढ़नी पड़ेंगी, अगर सफलता लेनी है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। और नहीं तो एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाले बहुत सारे टीचर हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। हु इज नोन एज फोर्थ विच? फोर्थ विच का मतलब होता है चौथे नंबर की चुड़ैल, किसे कहा गया है और वो कौन सी है, इसमें से ये पूछा गया है, ठीक है। मैकबेथ का करेक्टर है, देखिए ध्यान रखना है, यानी कि वुमेन्स करेक्टर, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर वुमेन, यानी कि बहुत सारी शेक्सपियर की वुमेन है ये टोटल, इसमें से फोर्थ विच किसे कहा जाता है? दोस्तों लेडी मैकबेथ है, उसको फोर्थ विच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें देखिए 3 विच मिलती हैं मैकबेथ को, और इसका एक दोस्त था, क्या नाम था उसका? बैंको, बैंको नहीं, हाँ बैंको नाम का व्यक्ति था, ये कहीं से युद्ध जीत के आ रहे थे, तो इन्हें 3 चुड़ैलें मिलती हैं, इनका फ्यूचर बताती हैं कि आप उस टाइम किंग बनेंगे, और उसको भी, ठीक है, इस तरीके की बातें बताती हैं, यहाँ पे सारी डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैकबेथ है, जो मैकबेथ की वाइफ है ये लेडी मैकबेथ, और ये मैक मतलब अपने हस्बैंड से कहती है मैकबेथ से कि आप किंग डंकर का मर्डर करके खुद किंग बन जाइए, तो ये उसको मरवाती है ये अपने हस्बैंड से, ये जो मैकबेथ है, इसलिए इसको फोर्थ विच कहा गया है। विच का अर्थ होता है चुड़ैल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, क्योंकि ये पैसों की, प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा वो है, लालची है। क्लियर है? चलिए, और दूसरी बात ये पूछे आए आपसे कि मैकबेथ की हीरोइन कौन है, तो हीरोइन भी वैसे यही है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में हीरोइन होती है और बाद में विलन बन जाती है। लेकिन इस तरीके से आपसे पूछा है कि मैकबेथ में हीरो कौन है, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो मैकबेथ में मैकबेथ ही हीरो है खुद, मैकबेथ में मैकबेथ ही हीरो है, ठीक है, और यही विलन है, यही हीरोइन है और यही विलन है एक प्रकार की, ठीक है भाई। गर्ट्रूड जो करेक्टर है, ये हेमलेट की माँ है और हेमलेट में ही दिखाई देती है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। डेस्डिमोना कहाँ है? ये ओथेलो में दिखाई देती है दोस्तों, ओथेलो, और ये ओथेलो की वाइफ है, ओथेलो एक करेक्टर है वैसे, ओथेलो की वाइफ है, और ये ओथेलो की हीरोइन भी है। हमसे पूछा है कि ओथेलो की हीरोइन कौन है, तो डेस्डिमोना है, ठीक है, बहुत ईमानदार है, वफादार है, लेकिन इसकी गलती से मौत हो जाती है। कॉर्डेलिया है, ये 12 किंग लियर की 3 बेटी थी, उसमें से थर्ड नंबर की बेटी है, सबसे ईमानदार है, इसकी भी बहुत बुरी तरीके से डेथ होती है। लेकिन आपसे ये पूछा है क्वेश्चन कि किंग लियर की हीरोइन कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्डेलिया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन द शेक्सपियर प्ले, मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है? तो आपको एकदम क्लिक नहीं करना, देखिए इसमें कोई सा भी नहीं है, मैकबेथ की वाइफ का नाम मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे जाएंगे हम नन पे, क्योंकि उनका मैकबेथ की वाइफ का नाम है लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। वैसे ये देखिए लेडी मैकबेथ नाम है, लेकिन अगर तुमसे पूछा है कि उनका ओरिजिनल नेम क्या था,
तो ग्रोच ओरिजिनल नेम, ग्रोच ऐसे कुछ नाम है इनका, GRUOCH, गिरोच इस तरीके का नाम है कुछ दोस्तों। तो आप इसी से समझ जाएंगे, ठीक है। स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी लेकिन आप समझ जाएंगे कि लेडी मैकबेथ का ओरिजिनल नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रोच। क्लियर है, ये इसका रियल नेम है। कॉर्डेलिया मैंने आपको बता दिया है, किंग लियर में है, ठीक है भी। कैलिफोर्निया जूलियस सीजर में है, ये करेक्टर कहाँ है, जूलियस सीजर। सीजर की स्पेलिंग पूछी जाती है तो स्पेलिंग याद रखना, CAE होता है, फिर SAR होता है। डेस्डिमोना आपको बता दिया ओथेलो में है, ओथेलो की एक हीरोइन है ये। क्लियर है, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग लाइंस, फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियरियन मैकबेथ। ये है क्वेश्चन हमारा। द स्लीपिंग एंड द डेथ आर व्हाट एज पिक्चर्स, द स्लीपिंग एंड द डेथ आर व्हाट एज पिक्चर्स, ठीक है भाई। टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। ये पूछा जा रहा है कि लाइंस किस मैकबेथ से तो ली गई हैं लेकिन किसने बोली हैं, तो आपका आंसर जाएगा फोर्थ विच नन। यहाँ पे इन्होंने लेडी मैकबेथ ने ये लाइनें बोली, लेडी मैकबेथ ने ये लाइनें बोली, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इससे बस इतने पॉइंट लेते हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द बिलीफ व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू व्हिच द रेस्ट टू डू, ठीक है भाई। तो इसमें कह रहा कि जो इनकी मतलब ट्रेजिक कॉमेडी थी बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, मेजर ट्रेजिडी थी, तो उसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए वो HOKM के नाम से आई थी, मैं यहाँ समझाता हूँ, HOKM के नाम से आई थी, यानी कि ये हैमलेट है, ये ओथेलो है, ये किंग लियर है और ये मैकबेथ है। तो इसमें सबसे अलग वो कौन सा हो गया, तो टेम्पेस्ट हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ये 1601 में आई है, ये 1604 में आया था ओथेलो, ये लगातार आए थे, 1604 के बाद 1605 में आया और ये 1606 में आया था दोस्तों। आपसे पूछ जाए कि टोटल 37 प्लेस में से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो वो हैमलेट है, सबसे लॉन्गेस्ट पूछा है तो, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, चलो मैं अभी इसमें लाइंस और वर्ड्स बताऊंगा, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी पूछा है, टोटल 37 में से ये पूछा है आपसे सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, तो कॉमेडी ऑफ एरस एक प्ले है, कॉमेडी ऑफ एरस। अगर ये पूछा है सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो वो है मैकबेथ। ये क्या है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी सबसे छोटी ट्रेजेडी है, ठीक है। और इसमें क्या है, और चलो फिलहाल इसमें इतना समझ लो। हाँ, द टेम्पेस्ट इसका आंसर हो गया है। द टेम्पेस्ट देखिए 1611 में आया है, 1611 में आया है। तो ये इसका जेनर पूछा जाए तो ये एक रोमांस की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन में रोमांस नहीं मिले तो आपको ट्रेजी कॉमेडी इसको कंसिडर किया गया है, तो आपको ट्रेजी कॉमेडी पे जाना है, कॉमेडी पे नहीं जाना है, ट्रेजी कॉमेडी पे जाना है। ये अपने आप में एक लास्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का, लास्ट कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट लास्ट कंप्लीट वर्क है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसको हम विलियम शेक्सपियर का स्वैन सॉन्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम स्वैन सॉन्ग भी कहते हैं। और इनका लास्ट वर्क हेनरी 8 भी है, हेनरी 8 जो है ये भी लास्ट वर्क है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट वर्क है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि इसमें थिएटर में आग लगी थी, जल गया, ठीक है। 1613 में आया था ये, और ऑल इज ट्रू इसका टाइटल है, टाइटल यहां लिख लो, ऑल इज ट्रू, ऑल इज ट्रू इसका टाइटल है, ठीक है भाई। मैं इसमें एक चीज लिखाना चाह रहा था, यहाँ पर हो जाएगी भीड़ बहुत ज्यादा है तो आपको हैमलेट में टोटल कितने वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, और इसमें टोटल कितनी लाइंस हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं, जैसे मैंने आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स में बताए थे ना, ये क्वेश्चन पिछले वाले में देखिए यहाँ पर बताया था ना, ये चीजें हैं, देखिए ये लिख रहा है और ये लिख रहा है, तो इस तरीके से आपको हैमलेट में बताना है, आपका रिविजन हो जाएगा। और थोड़ा सा जो चीज हम खुद याद करते हैं उसमें मजा भी कुछ अलग ही आता है। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि whom does Polonius send to France to spy on Laertes? लार्टिस इनका बेटा था पोलिनियस का,
लार्टिस जो था पोलिनियस का बेटा था, हैमलेट की बात चली है, हैमलेट के करेक्टर हैं। उन्होंने फ्रांस भेजा था, ये फ्रांस में रह रहा था लार्टिस, तो फ्रांस में भेजा था इसकी जासूसी करने के लिए हमारा बेटा कर के रहा है। तो दोस्तों वो रेनाल्डो को भेजा था, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओफिलिया भी हैमलेट का करेक्टर है, मार्सिलस भी हैमलेट का करेक्टर है, ये गेडो पता नहीं, ये इसका मुझे पता नहीं, ये हैमलेट में मैंने देखा नहीं है वैसे कहीं भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये मार्सिलस जो है ना, एक कॉर्ड भी बोलता है, ऐसी कुछ है, समथिंग इज हैपन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। मुझे याद आ गई, जब हैमलेट मर जाता है, हैमलेट का जो पिता होता है किंग हैमलेट, ठीक है, वो मर जाता है और हैमलेट घर पे आता है, तो ये एक कोड बोलता है कि यार कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज हैपन इन द डेनमार्क, ठीक है, ऐसी कुछ लाइन है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये किसने बोली? मार्सलस ने ही बोली है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट? तो दोस्तों 8 कैरेक्टर हैं। 8 कैरेक्टर्स में से टोटल आपसे ये पूछा है कि फर्स्ट डेथ किसकी हुई है। तो वैसे द घोस्ट की हुई थी डेथ, तो सबसे पहले द घोस्ट की डेथ हुई थी जब ये प्ले स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इससे पहले अगर पोलोनियस को कंसिडर किया जाता है, पोलोनियस। ये फर्स्ट डेथ जो हुई है वो पोलोनियस की हुई है, तो लास्ट डेथ जो हुई है वो दोस्तों हैमलेट की हुई है, ठीक है। द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस, ये इसके लास्ट वर्ड हैं जब मर जाता है ये, साइलेंस। हैमलेट की जब डेथ हो जाती है, ये लास्ट वर्ड इसके हैं, पूछा है तो किसके लास्ट वर्ड है ये, स्वैंगसोंग कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, ये हैमलेट के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्पीक द फेमस लाइन्स टू बी और नॉट टू बी? तो ये एक सोलिलोकी है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के प्ले हैमलेट से ही ली गई है, और ये हैमलेट के द्वारा बोली गई है, द्वारा बोली गई है हैमलेट के। क्लाउडियस भी हैमलेट का करेक्टर है, द घोस्ट इसी में दिखाई देता है हैमलेट में, और लार्टिस जो है पोलिनस का बेटा है, और इसकी एक बहन भी है जिसे कहते हैं ओफिलिया, ठीक है भी। ये इस प्ले की हीरोइन है, वैसे डूब के मर जाती है। तो क्लाउडियस जो है अपने भाई को मार देता है, यानी कि हैमलेट का चाचा है ये, अपने भाई को मार देता है और इसकी माँ से गर्टरूड से शादी कर लेता है, गर्टरूड से, ठीक है भाई। गर्टरूड जो है वो हैमलेट की माँ है, इसे शादी कर लेता है ये। और हैमलेट इसी बात को लेकर नाराज है कि इतनी जल्दी इसने शादी कैसे कर ली, क्योंकि ये जर्मनी में पढ़ रहा होता है, तो जर्मनी से अपने दोस्त होरेशियो को लेके आता है, ठीक है भाई। और दोनों ने आते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, सब रहते हैं, पागल होने का ढोंग करता है, एक मेड्रोप गोंजाको का ये दुनिया भर के नाटक उसमें करता है, पागल होने का ढोंग करता है, ये जानकारी करने के लिए कि मेरे बाप को क्यों मारा, कैसे मारा, क्या रीजन है, ठीक है। और मेरी माँ ने शादी कर ली है इतनी जल्दी, तो वो जानकारी भी करना चाहता है कि भी इतना जल्दी शादी करने की क्या नीड थी, ठीक है दोस्तों। तो जब पढ़ी होगी आपने स्टोरी तो आपको समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे तो रिवीजन नहीं चल रहा है। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अलाउड हिज हर्ड द वर्ड आर फ्रॉम, ये वर्ड्स जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 1770 में हुआ और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। कंप्लीट डेट भी आपको याद रखनी है, 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ, और 23 अप्रैल अप्रैल में इनकी डेथ होती है। देखिए यही कंडीशन शेक्सपियर के साथ हुई थी, 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। प्लूजरी नाम की बीमारी होती है, प्लूजरी, प्लूजरी नाम की बीमारी से डेथ हो जाती है। जो फेफड़े होते हैं हमारे, उनमें पानी भरने की कोई बीमारी होती है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि सारे राइटर रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा राइटर इनमें रोमांटिक एज से बिलोंग नहीं करता है या करता है, तो राइटर भी आपको पता होना चाहिए कि रोमांटिक एज के राइटर कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। सारे राइटर्स ये हमारे रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड पूछा जाता है तो 1798 से लेके 1837 तक का टाइम पीरियड होता है, और रोमांटिक एज को हम एज ऑफ बर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, एज ऑफ बर्ड्सवर्थ शॉर्ट में लिखा रहा हूं। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन शेक्सपियर ट्रेजेडी करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी और देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी इज ए रिमार्क। ये जो क्वेश्चन बोला है ये हमारा निकोल ने बोला है, ठीक है। निकोलस का नाम आया, निकोलस का नाम आया, देखियो मेरे मुंह से निकोलस, थोड़ा सा कॉमेडी वॉमेडी भी कर लेते हैं, मेरे मुंह से निकल गई रे। तो निकोलस आया था, इसके बारे में तो फैक्ट बता देता हूँ, मुंह से निकल गया। ये विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं, बायोग्राफर हैं विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर ग्राफर,
ठीक है भाई। इन्होंने इस तरह का कमेंट किया था कि जो विलियम शेक्सपियर लंदन भाग गए थे वो इस वजह से भागे थे क्योंकि उन्होंने एक डियर को पॉच कर लिया था लूसी, थॉमस लूसी के पार्क से, उससे बचने की वजह से ये लंदन भाग गए थे। तो ये कमेंट इन्होंने कहा था, निकोलस वन ने। और इन्होंने दो टर्म लिखी थी, एक जिसे हम सी ट्रेजिडी कहते हैं, सी ट्रेजिडी, और इसी को हम पैथेटिक ट्रेजिडी कहते हैं, पैथेटिक ट्रेजिडी। यार 2 पॉइंट ये एक्स्ट्रा दिखा दिए हैं तो लिख लेना यार, बोर मत होना। ठीक है भाई। एसी ब्राइटले के बारे में 2 बुक लिखानी थी मुझे, वो मैंने लिखा दी है। होलिस का जन्म और डेट इसके आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से थे बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैम ही डेड आई विल नॉट बी जगल्ड विद, ठीक है, टू हेल एलिजेंस वॉज टू द ब्लैकेस्ट डेविल इज स्पोकन बाय, इज स्पोकन बाय। ये लार्टिस ने बोली है दोस्तों, ये लाइंस किसने बोली हैं, लार्टिस ने बोली हैं। ये देखिए, इज स्पीच इन हैमलेट, वैसे जो स्पीच है ना वो हैमलेट में है, लेकिन बोली किसने है, ये लाइंस जो है हैमलेट में, लेकिन बोली किसने है, लार्टिस ने। क्लियर है। अब देखिए, क्लाउडियस है, ये भी करेक्टर इसी का है, पोलोनियस है, ये करेक्टर इसी का है। जब क्लाउडियस किंग है तो ये इसका दरबारी है, मुख्य दरबारी वहां का। हैमलेट इसी में है, आप जानते हैं लार्टिस भी इसी में है, इंपोर्टेंट है। कंप्लीट टाइटल बता देना मुझे इसका, कंप्लीट टाइटल हैमलेट का, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। ठीक है भाई, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट। ये 1601 माया के बारे में बता चुका हूँ, टाइटल इसका व्हाट यू विल है। और दूसरी बात ये ड्यूक, बोली किसने है ये ध्यान रखना है, ड्यूक ओर्सिनो है, जो वहां का ड्यूक है, ड्यूक ओर्सिनो, और सिनो नाम का एक करेक्टर है, इस करेक्टर ने ये लाइंस बोली हैं। ठीक है, और इसकी सेटिंग इलेरिया में हुई दोस्तों, इलेरिया में, ट्वेल्थ नाइट, ILILL, इलरिया, ऐसी कुछ अभी स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, तो इलरिया मुझे ध्यान है इसका, फिलहाल इलरिया में इसकी सेटिंग हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, रोमियो एंड जूलियट एक प्ले आया है, तो ये कब आया है, 1595 में आया है, 1595 में। और ये एक ट्रेजिडी है, ध्यान रखना है, क्या है दोस्तों, ये एक ट्रेजिडी है। और बात करें इसकी सेटिंग की, तो बैरोना में इसकी सेटिंग हुई है। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो बैरोना में ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बैरवा। और ये पड़ता कहाँ, मांटुआ, मांटुआ, ये भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, तो ब्रैकेट में इसको लिख लेना। मैंने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था, टाई वर्ल्ड नाम का करेक्टर कहाँ आता है, तो वो इसी में आता है दोस्तों। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट में आता है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। मैकबेथ के बारे में मैं बताता हूँ, द टेम्पेस्ट के बारे में मैंने बहुत बता दिया है, 1611 में आया था ये, और ये इसका रोमांसी कैटेगरी में रखा जाता है। रोमांस ऑप्शन में नहीं मिले तो द ट्रेजी कॉमेडी पे जाना है आपको। ठीक है, और ये लास्ट वर्क भी है विलियम शेक्सपियर का, लेकिन कंप्लीट है। मैकबेथ के बारे में जान लेते हैं, 1606 में आया था ये, ईयर भी याद रखने हैं दोस्तों, बहुत पूछे आएंगे। ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, मैंने आपको बोल दिया है कि शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और इसकी जो सेटिंग हुई है वो स्कॉटलैंड सेटिंग लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है भाई, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, बस ज्यादा पॉइंट नहीं बता रहे, इतने काफी है। क्वेश्चन आपको अब ये बताना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए भी दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ताकि आपका माइंड भी थोड़ा काम करे। देखिए, जब मैकबेथ में किंग ऑफ डंकन का मर्डर हो जाता है, इसके 2 बेटे हैं, मेलकॉल्म एंड डोलन बेन। तो आफ्टर द डेथ ऑफ किंग डंकन, ये दोनों बेटे जो हैं कहाँ भाग जाते हैं, मेलकॉल्म एंड डोलन बेन अलग अलग भागते हैं, अलग अलग कंट्री में। कहाँ से भागते हैं, स्कॉटलैंड से तो भागते हैं, लेकिन कहाँ भाग जाते हैं ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट occurs by that ever I was born to set it right, this speech is by हैमलेट है, किंग लियर है, या जूलियस सीजर है, लेडी मैकबेथ, तो बताइए क्या है। तो आपका आंसर जाएगा, ये जो स्पीच है हैमलेट की है,
ठीक है भी, ध्यान रखना है। और किंग लियर के बारे में आपको बता चुका हूँ। किंग लियर हमारा लगभग 1605 में आया है। किंग लियर की 3 बेटी थी। सबसे बड़ी हमारी गोंडिल थी, सेकंड नंबर की रीगन थी, और कॉर्डेलिया थी थर्ड नंबर की। गोंडिल की शादी ड्यूक ऑफ अल्वानी से हुई थी। अल्वानी पूरा नाम लिख लेना, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, रिवीजन क्लास ही चलेगी तो रिवीजन ही समझेंगे। और जो रीगन है, रीगन की शादी कॉर्नवाल से हुई थी, चलो कॉर्नवाल से हुई थी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से। और कॉर्डेलिया की शादी किंग ऑफ फ्रांस से हुई थी, किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस से इसकी शादी हुई। इसका चलो पूरा नाम लिख दूं, अल्वानी, अल्वानी से शादी हुई थी। ठीक है भाई। लेकिन कॉर्डेलिया को जो किंग लियर है, इसका कुछ भी धन नहीं दिया था, अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट्स नहीं दिया था। जब स्टोरी समझोगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल उसको जब से कोई प्रॉपर्टी नहीं दी गई थी इसके बाप के द्वारा, तो इसको एक व्यक्ति थे, ड्यूक ऑफ बरगंडी, ड्यूक ऑफ बरगंडी, उसने इससे शादी करने के लिए मना कर दिया था कि इसके पास तो कुछ धन दौलत है ही नहीं, कुछ दहेज देगी नहीं है, तो उसने इससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। जूलियस सीजर लेडी मैकबेथ के बारे में आपको बता चुका हूँ। जूलियस सीजर के बारे में लिख लेते हैं, 1599 में आया था, यहाँ लिखा रहा हूँ, ये 1599 में आया है, और ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, ये जनरल भी ध्यान रख लेना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, दिस वर्ड्स ऑफ द शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है भाई, इंपोर्टेंट लाइन से ही याद कर लेना। देखिए, द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये लाइन्स हैं, अच्छी तरीके से आपको याद कर लेनी है। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, किस वर्क से ली गई हैं? ठीक है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए मिड समर्स नाइट्स ड्रीम से ली गई है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये बोली किसने है दोस्तों? थीसियस नाम के करेक्टर हैं, जो वहां के किंग हैं। थीसियस, THESEUS, थीसियस नाम के करेक्टर वहां के ड्यूक हैं ये। तो इन्होंने ये लाइंस बोली हैं। ठीक है, ड्यूक ऑफ एथेंस है। तो सेटिंग पूछे इसकी, तो ये लगभग 1594 से 95 के बीच में आया है। और इसकी सेटिंग एथेंस में हुई है। और ये दोस्तों की सेटिंग एथेंस में इसकी सेटिंग हुई है। और आपको ये ध्यान रखना है कि लाइंस किसने बोली हैं? ये थीसियस ने बोली हैं। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में है लव लिव्स लॉस्ट है। तो लव लिव्स लॉस्ट की मैं आपको बता दूं, ये एक सबसे पहली बात तो ये कॉमेडी है। क्या है दोस्त, चलो इसका ईयर बता देता हूं मैं। 1594 और 95 के बीच में ये आया है। 1594 से लेके 1595 के बीच में आया। और ये दोस्तों इसका जेनर पूछा जाए तो ये कॉमेडी है। कॉमेडी क्या होती है मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी सेटिंग की बात करें तो नवारे में हुई है, NAVARE, नवारे। ठीक है, नवारे में क्या हुई है? इसकी सेटिंग हुई है। भी सेटिंग जरूर पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, तो वो याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, और दोस्तों इसमें कोस्टार्ड नाम का एक करेक्टर है, वो दिखाई देता है। कोस्टार्ड, ये इंपोर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। कोस्टार्ड, कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कोस्टार्ड करेक्टर कहाँ दिखाई देता है, तो वो आपको लव लिव्स लॉस्ट में दिखाई देता है। ये एल बड़ा होना चाहिए था, टाइपिंग एरर हो सकता है, इसमें मत जाइएगा। इसमें एक सीन भी दिखाई देता है, एवस ड्रॉपर सीन, EABS, एवस ड्रॉपर, DROPP, एवस ड्रॉपर सीन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवस ड्रॉपर सीन किस प्ले में अपीयर होता है, तो लव लिव्स लॉस्ट में होता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए हैमलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हेनरी फिफ्थ, हेनरी फोर्थ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन बर्क विलियम शेक्सपियर का ही है। अगर ये पूछा है सारे बर्क किसके हैं, तो विलियम शेक्सपियर के ही हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल्स मिसलैनी, अबाउट टोटल मिसलैनी। ठीक है भाई, एक करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज आई हैड रादर देन 40 सीलिंग, सीलिंग होगा यहाँ पे शायद 40 सीलिंग्स, SHILLINGS, यहाँ पे सीलिंग्स है। ठीक है, अच्छा ये लिख तो रहा है सीलिंग्स, यहाँ पे आ गया है स्पेलिंग इसका सीलिंग्स। आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हेयर, हु इज द स्पीकर एंड इन दिस प्ले। ठीक है भाई, तो ये जो लाइंस है ये किसने बोली है और किस वर्क से ली गई है? कि अबाउट टोटल्स मिसलनरी ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज आई हैड रादर देन 40 सीलिंग्स। ठीक है भाई, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हेयर, हु इज
द स्पीकर एंड इनवेज पिले। तो दोस्तों ये जो कोट्स है ये सिलेंडर नाम का करेक्टर है, ठीक है, इसने बोली है। और दूसरा आपको वर्क याद रखना है कि मैरी वॉइस ऑफ विंडसर, इस वर्क से लाइंस ली गई हैं। करेक्टर भी ध्यान रखना, करेक्टर किस पिले का है, मैरी वॉइस ऑफ विंडसर का है, इसने ये लाइंस बोली हैं। अब इसके बारे में ध्यान रखना कि ये 1597 और 98 के बीच में आया है। ये एक कॉमेडी है। ये क्या है दोस्तों, एक कॉमेडी है। देखिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के कहने से ये केवल 14 दिन में विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था। 14 दिन में मिल सकता है ऑप्शन में आपको, 2 वीक्स भी मिल सकता है, 2 वीक्स। क्वीन एलिजाबेथ का शासन चल रहा था, उन्होंने कहा विलियम शेक्सपियर से कि आप एक प्ले लिखिए कोई भी। तो इन्होंने प्ले लिखने की बात कही, बहुत जल्दी लिखने की बात चली थी। तो ये सिलेंडर नाम का, वो सॉरी, मैरी वॉइस ऑफ विंडसर जो है ये केवल 14 दिन में यानी कि 2 वीक्स में लिखा गया प्ले है। किसके ऑर्डर पर, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के कहने पर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कैलीवान है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, द टेम्पेस्ट में दिखाई देता है, ये एक विलन का रोल है, इसका विलन है इसमें, ठीक है। एजुलाई किट है, इसमें रोजालिंड है, ये करेक्टर इसी में दिखाई देता है, ये लेकिन इसकी प्ले की हीरोइन है। और ये इसमें एक एपिलॉग बोला गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिलॉग किस प्ले में बोला गया है, तो एजुलाई इट में बोला गया है, किसके द्वारा, रोजालिंड के द्वारा। और द टेम्पेस्ट में भी बोला गया है, किसके द्वारा, ये बोला गया है हमारे प्रोस्पेरो के द्वारा, प्रोस्पेरो के द्वारा। 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ। जो एपिलॉग है वो एपिलॉग का नाम मुझे कमेंट में मेंशन कर दें, अगर आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लें तो, ठीक है भी। टेम्पेस्ट में जो प्रोस्पेरो एपिलॉग बोलता है वो 2-3 लाइनें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो आपको बतानी है, ठीक है भी। और एजुलाई किट में जो रोजालिंड एपिलॉग बोलती है तो वो आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एपिलॉग होता क्या है दोस्तों, किसी भी प्ले के लास्ट में किसी भी कैरेक्टर के द्वारा बोले गए कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू दैट प्ले, उसी प्ले से रिलेटिव हो, तो वो क्या कहलाता है, एपिलॉग कहलाता है। प्रोलॉग, एपिलॉग एक प्रोलॉग होता है, तो इसको समझाना, प्रोलॉग ये पूछे जाते हैं यार, इसलिए मैं इसको लिखा देता हूँ। प्रोलॉग होता है, एक होता है एपिलॉग, एपिलॉग ये किसी प्ले के एंड में बोला जाता है, ये किसी प्ले के स्टार्टिंग में बोला जाता है। क्लियर है। अब देखिए डॉन पैड्रो है, डॉन पैड्रो एक करेक्टर है, मच एडो अबाउट नथिंग में अपीयर होता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। मच एडो अबाउट नथिंग जो 1598 में आया है, ये इसका याद कर लेना, ये 1598 में आया है, ठीक है भाई। और ये भी एक कॉमेडी है, क्या है ये भी दोस्तों, एक कॉमेडी है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैमलेट्स की डायलेमा में है, इन एक्ट थर्ड एंड सीन फर्स्ट में ये पूछा था, एक्ट थर्ड एंड सीन में पूछा जाएगा कि टू बी और नॉट टू बी का मीन्स पूछा है। वैसे ये एक सोलिलोकी है विलियम शेक्सपियर के एक हैमलेट के प्ले की, और हैमलेट की, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ये कौन से सीन में है, सीन और एक्ट में, एक्ट थर्ड है और सीन फर्स्ट है, ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ मैं। आपको ये लाइन दे देगा, सीन पूछ लेगा, तो सीन आपका ये वाला है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया इसका मीन क्या है, तो इसका मीन है टू लाइव और टू डाई, मर जाना और जीना, ठीक है भाई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेनिस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि वेनिस एंड एडोनिस जो वर्क है वो शेक्सपियर का है। दूसरा वर्क के कितने लाइंस में लिखा हुआ है, 6 लाइन स्टैंजा में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पूछा गया बट द, लेकिन द रे ऑफ द लुक्रीज जो है इस कंपोज बाई, वो कितने लाइन स्टैंजा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा 7 लाइन स्टैंजा। जो भी 7 लाइन स्टैंजा होता है उसे हम राइम रॉयल बोलते हैं, राइम रॉयल बोलते हैं। इसी को हम चौसेरियन, चाउसेरियन स्टैंजा भी कहते हैं, ठीक है भी, ध्यान रखना है। 7 लाइन स्टैंजा होता है, और जो ऊपर वाला है ये 6 लाइन स्टैंजा है, तो इसे हम सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं, ठीक है भी। राइमिंग स्कीम इनकी पूछी जाएगी, अभी लिखाऊंगा फिलहाल। 8 लाइन स्टैंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं या ओटापा रीमा कहते हैं, ऑक्टेव या ओटापा रीमा, ओटापा रीमा, ठीक है भाई। तो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या बताने थे, तो 6 लाइन स्टैंजा है, यानी कि आपसे ये पूछा जाता है कि ये वेनस एंड एडोनिस जो है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है दोस्तों, ठीक है। ये पूछा जाता है 7 लाइन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है, ए बी बी सी सी, ये याद कर लेना भाई, बहुत अच्छे तरीके से मुझे याद है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली लिखा रहा हूँ। क्लियर है मेरे दोस्तों। ऑक्टेव है, चलो इसकी भी मैं बताता हूँ, इसकी भी पूछी आती है, तो ऑक्टेव की या ओटावा रीमा की राइमिंग स्कीम पूछी आएगी, तो आपको लिखना है ए बी
ये बी है यहाँ पर, फिर ए बी, फिर ए बी, सी और सी, लास्ट में क्या है, सी सी है। ठीक है भी, 3 बार ए बी है, तो 8 लाइनें हो गई। देखिए सबको गिन लेंगे तो 8 ही होंगी। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स। अब देखिए ये पोएम्स है इनकी, वेनस एंड एडोनिस है, द रेप ऑफ द लुक्रीस है ना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अलॉन्ग विद 126 सोनेट्स। ये 126 सोनेट्स हैं। ठीक है भी, यानी कि ये किसको डेडिकेट की गई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन को डेडिकेट की गई है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन मिल सकता है आपको ऑप्शन में, मिस्टर WH मिल सकता है, हेनरी रियोस्ले मिल सकता है, हेनरी RIOTHSLEY, हैरी रियोस्ले मिल सकता है। ऑप्शन में आपको विलियम हर्बर्ट मिल सकता है, विलियम हर्बर्ट, हर्बर्ट। दोनों ही वर्क, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेनस एंड एडोनिस है, और जो द रेप ऑफ द लुक्रीस है, ये कितने लाइंस में लिखा गया है। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या मैंने ऊपर लिखा दी है। ये दोनों ही वर्क दोस्तों इस व्यक्ति को डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ऑप्शन में मिस्टर WH भी मिल सकता है, हेनरी रॉड से भी मिल सकता है, तो ये भी मिल सकता है विलियम हर्बर्ट। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताई थी आपको, 1 से लेके, जैसे इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी थी शेक्सपियर ने, तो 1 से लेके 126 सोनेट्स जो थी वो एक डार्क लेडी को डेडिकेट की गई थी। डार्क लेडी, उनका नाम क्या है, मैरी फीटन है नाम, मैरी फीटन। ठीक है दोस्तों, यार बहुत टाइम लगता है पढ़ाने में। फिर उसके बाद 26 बचती हैं, यानी कि 127 से लेके 128 तक, अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 निकल कर आएंगे ये। ठीक है, ये डेडिकेट की गई थी मिस्टर WH को, ये इसको डेडिकेट की गई थी, इसके 4 नाम याद कर लेना। और जो 128 लिखा है मैंने, यहाँ पे 152 होना चाहिए, 152। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ तक, यहाँ फिर 153 थी और 154, यानी कि कह सकते हैं ये 2 सोनेट्स जो थी, ये लिटिल लव गॉड को डेडिकेट की थी। लिटिल लव गॉड, जैसे हम क्यूपिड कहते हैं, इनको डेडिकेट की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में। यार टाइम हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़ाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि डिटेल पढ़ाने में मुझे मजा आता है। और यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोला करें कि हाँ सर सही लग रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरीके की वीडियो पढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं यार आपके घर परिवार में अच्छी खुशियां आए, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत है लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखाए। आपके घर अगर जॉब लगती है तो आपकी जो परेशानियां हैं, घर की जो मतलब सिचुएशन है, जो आपका इरादा है, ड्रीम्स है, वो पूरा हो। घर की सारी जो मतलब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेके उसको कंट्रोल कर सको, मैनेज कर सको, घर परिवार को खुश कर सको, अपने ड्रीम्स, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर सको। तो इस बार 2024 में जो 22 वाली भर्तियां हैं, वो पेपर होगा हमारा अक्टूबर के आसपास हो जाएगा, उसे मान के चलिए। और जी दूसरी बात ये कि 2025 तक भी वैकेंसी आई जाएंगी, इसके लास्ट तक भी आ सकती हैं, 24 के 25 में आ सकती हैं। तो वैसे उनके ऊपर डिपेंड मत रहिए, जो हमारे सीनियर्स हैं और मतलब एक्सपीरियंस हैं कुछ साथी हमारे, तो वो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर ये सोचेंगे आप कि भाई अगली बार सिलेक्शन लेना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बस इस बार जितना दम है लगा दो, अगली बार करके हमें अपनी जिंदगी झंड नहीं करनी है। बर्बाद हो गए यार हम, सरकार ने, योगी सरकार ने बर्बाद करके डाल दिया बिल्कुल हमें। 2 ढाई साल हो गए, बताओ, फॉर्म निकलवाए 3 महीने में, पेपर होके सिलेक्शन देते हैं चौथे महीने में। पिछली बार ऐसे ही करा था 2021 में, इस बार पता नहीं क्या जिंदगी झंड करके डाल रखी है। पिछली बार वैकेंसी भी अच्छी दे देती है, लेकिन इस बार तो पता नहीं। PGT की तो बहुत ही कम वैकेंसी है, मुझे ध्यान में नहीं रहा कितनी है। TGT की तो खैर सही है मेरे ख्याल से। देखिए, मेहनत इस बार वही निकलेगा व्यक्ति जिसकी मेहनत बहुत ताबड़तोड़ होगी दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी मेहनत बहुत ताबड़तोड़ वाली, खतरनाक वाली है, इस बार टक्कर वही लेगा। क्योंकि सीट बहुत कम है और फॉर्म बहुत डले हुए हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कमेंट जरूर करना यार, बता दिया करो कि यार कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है या नहीं, मेरी लैंग्वेज समझ में आती है या नहीं। और दूसरी बात ये देखिए दोस्तों, कभी भी हम किसी न्यू टीचर्स के पास जाते हैं ना, तो यार उसको समझने में टाइम लगता है। मैं भी हूँ यार, एज स्टार्टिंग में जब गया तो हम डेमो क्यों देखते हैं, कहीं भी दिल्ली में पढ़ने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वहां पे हम डेमो क्यों देखते हैं,
2 से 3 दिन का डेमो होता है, वो इसलिए होता है कि टीचर्स के हम लैंग्वेज पढ़ाने के तरीके को समझ सकें कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि हमें वहाँ पे फीस जमा करनी होती है कंप्लीट पूरे ईयर की, है ना? पूरे कोर्स की। इसलिए हमें डेमो दिए जाते हैं। तो आप जैसे आप हमारे चैनल पे भी आए हैं, तो एकदम समझ में नहीं आता है किसी भी टीचर का, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे आ जाता है। किसी को एक बार में आ जाता है, किसी को धीरे-धीरे आता है। पेशेंस रखें, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा एक ड्रीम्स भी है कुछ समय में एक डिजिटल बोर्ड पे आके अच्छा तरीके से पढ़ाना, और एक एप्लीकेशन बनाने की मुझे भी ज़रूरत है। एप्लीकेशन बनाना है, एक पेड कोर्स जिससे मुझे चलाना है, और उसमें एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिशन हम सब रखेंगे, ठीक है? तो एकेडमिक 9, 10th, 11th, 12th की ग्रामर मैं ही पढ़ाता हूँ, मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी है, और कॉम्पिटिशन अब पढ़ा रहा हूँ मैं आपके साथ मिलकर। तो सब मेहनत करेंगे यार, कुछ ना कुछ तो करना ही है अपनी फैमिली के लिए, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।